हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। तो अमेलगमेशन क्या होता है? लेट्स से कि हमारे पास दो कंपनी है ए एंड बी। ये कंपनी क्या करती हैं, आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, मिल जाती हैं और एक नई कंपनी बनती है सी। ये होता है अमेलगमेशन। तो ये जो नई कंपनी बनी है, इस कंपनी की बुक में क्या ट्रीटमेंट होगी, वेरियस रिजर्व्स की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारे पास एंटिटी है, उसने किसी दूसरी एंटिटी को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया। तो ये जो कंपनी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ये अपनी बुक में क्या ट्रीटमेंट करती है वेरियस आइटम्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। AS 14 revised deal with the accounting to be made in the books of transferee company in case of amalgamation and the treatment of any resultant goodwill and reserve। इस AS में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं ट्रांसफरी कंपनी के केस में, जब एक अमेलगमेशन होता है दो कंपनियों का और कोई भी रिजल्टेंट गुडविल या कोई रिजर्व होती है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अकाउंटिंग पढ़ेंगे अमेलगमेशन की, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कोई रिजर्व्स या कोई गुडविल है तो, और डिस्क्लोजर क्या देना होगा इसके अंदर। ठीक है, स्कोप में क्या देखना है हमें, दिस स्टैंडर्ड डील विद द अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। इसके अंदर पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी अमेलगमेशन की, एक्यूजिशन ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर एंड द एक्वायर्ड एंटिटी सीज टू एग्जिस्ट। बेसिकली ये स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, इसमें हम ये कवर करते हैं कि जब एक कंपनी किसी दूसरी अनदर कंपनी को एक्वायर करती है तो उसकी बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, और जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है वो सीज टू एग्जिस्ट होती है, मतलब वो कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कंपनी अब खत्म हो जाती है। दूसरी बात क्या कहता है, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द सीज cases of the acquisition where one entity is acquired by the other and the acquired entities continue to exist। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन केसेस के बारे में बात नहीं करता जहां पर एक एंटिटी ने किसी दूसरी एंटिटी को क्या कर लिया है, एक्वायर तो कर लिया, बट वो जो जिस कंपनी को एक्वायर किया, जिस एंटिटी को एक्वायर किया है, वो एंटिटी अभी एग्जिस्ट करती है और वो कंटिन्यू करती है। हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये उस एंटिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं जो एंटिटी अमेलगमेट होती है, और जो कंपनी अमेलगमेट हुई है वो कंपनी, पहले वाली कंपनी क्या हो जाती है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ की टर्म दे रखी है इसके अंदर। अमेलगमेशन क्या होता है, इन अमेलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन बाय मर्जर और बाय वन टेकिंग ओवर अदर्स। मतलब देखो, दो केस कवर होते हैं अमेलगमेशन में। अमेलगमेशन टू रीजन से हो सकता है, या तो क्या हुआ, दो सेपरेट कंपनियां थी, वो क्या हो गई, आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो एक न्यू कंपनी बनती है, या फिर क्या होता है, एक कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है और वो किसी अनदर कंपनी को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसे भी अमेलगमेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है मर्जर, एक हो सकता है परचेज। सेकेंड की टर्म है हमारा ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी क्या होती है, बेसिकली हमने बता दिया, कंपनी विच इज अमेलगमेटेड इनटू अनदर। वो कंपनी जो किसी अनदर कंपनी में अमेलगमेट होती है उसे ट्रांसफर कंपनी कहते हैं। ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी इनटू विच द ट्रांसफर कंपनी इज अमेलगमेटेड। वो कंपनी जिसमें ट्रांसफर कंपनी जाके अमेलगमेट होती है, उस कंपनी को हम ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। और बेसिकली ये वो ही कंपनी है जिसकी बुक में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं आफ्टर अमेलगमेशन। रिजर्व्स क्या होती हैं, रिजर्व्स इज अ पोर्शन ऑफ अर्निंग, रिसीट्स और अदर सरप्लस ऑफ एन enterprises, whether capital or revenue, appropriated by the management for the general or specific purpose other than provision and provision for depreciation or diminution in the value of asset or known liabilities। रिजर्व क्या होती है, कोई भी पोर्शन ऑफ अर्निंग, रिसीट्स या सरप्लस जो कि एक मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट कर रखा है किसी भी जनरल या स्पेसिफिक पर्पज से। ठीक है, बट इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या कोई वैल्यू अगर एसेट की डिक्रीज होती है तो उसके लिए कोई प्रोविजन बनाते हैं वो, या कोई नॉन लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन होता है, वो बिल्कुल नहीं आता। मतलब सेपरेट जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए और जनरल पर्पज के लिए, वो हमारी रिजर्व्स होती हैं। कंसिडरेशन फॉर द अमेलगमेशन क्या होती है, कंसिडरेशन मतलब एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। मतलब कंसिडरेशन वो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, या तो वो शेयर हो सकता है या कोई अदर सिक्योरिटी हो सकती है, या हम कोई पेमेंट मेड कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या अदर एसेट के फॉर्म में। कौन करता है, ट्रांसफरी कंपनी करती है
ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी क्या कर रही है, ट्रांसफरर कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो उनके शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या कोई अदर एसेट की फॉर्म में हो या कोई शेयर्स की फॉर्म में हो या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो। फेयर वैल्यू क्या होती है? देखो, फेयर वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा प्राइस जिस पर एक मार्केट के अंदर कोई भी असेट एक्सचेंज किया जा सकता है विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर के बीच में। ठीक है, कोई भी एसेट को जिस वैल्यू पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं मार्केट में विलिंग सेलर एंड विलिंग बायर के बीच में, उस एक्सचेंज रेट को, उस एक्सचेंज प्राइस को हम फेयर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखो, हमने अभी बताया था आपको दो तरह के मेथड हो सकते हैं, एक बाय मर्जर हो सकता है, एक होता है परचेज। मर्ज में क्या होता है, दो सेपरेट कंपनीज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सीज टू एग्जिस्ट रह जाती हैं और वो एक नई कंपनी बनाती हैं कंबाइन होके। परचेज में क्या होता है, एक कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, मर्जर में क्या होता है, अमेलगमेशन वेयर देयर इज अ जेन्युइन पूलिंग नॉट मेयरली ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द amalgamating companies but also the shareholders interest and the business of these companies are amalgamation in nature of merger। देखो, मर्जर में क्या होता है, ना केवल असेट एंड लायबिलिटीज पूल होते हैं, मतलब मिल जाते हैं आपस में, जबकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना एक ट्रांसफर कंपनी के, वो भी अपने इंटरेस्ट पूल कर देते हैं उस ट्रांसफरी कंपनी के केस में, और बिजनेस भी वो ही कंपनी चलाती है जो ट्रांसफरी कंपनी होती है। लेकिन परचेज के केस में क्या होता है, अमेलगमेशन विच आर अफेक्ट द मोड बाय विच one company acquire another company and as a consequence shareholders of the company which is acquired normally do not continue to have the proportionate shares in the equity shares of the combined company or the business of the company which is acquired is not intended to be continue। यहाँ पे क्या होता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज तो पूल होते हैं, बट जरूरी नहीं है जो शेयर होल्डर एक ट्रांसफर कंपनी के थे वो ही एज इट इज शेयर होल्डर उसी प्रोपोर्शनेट में शेयर होल्ड करते हो एक ट्रांसफरी कंपनी के केस में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसी बेसिस पे दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास। देयर इज अ टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जो कि मर्जर के केस में लगता है, और दूसरा है परचेज मेथड, जो कि परचेज के केस में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज की, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कोई भी अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है और द परचेज है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कंडीशंस दे रखी हैं। अगर ये 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अदरवाइज कोई भी अनसेटिस्फाइड रह गई कोई कंडीशन तो हम कह सकते हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो क्या है वो कंडीशंस, चलो देखते हैं। पहला कंडीशन है हमारा, all the asset and liabilities of the transfer company becomes after the amalgamation the asset and liabilities of the transferee company। मतलब जो भी asset and liabilities एक ट्रांसफर कंपनी के थे, अब आफ्टर अमेलगमेशन क्या हो जाते हैं, वो asset and liabilities एक ट्रांसफरी कंपनी के हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी become the shareholders of the transferee company by virtue of the amalgamation। मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं 90% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं, 90% ऑफ द फेस वैल्यू से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं एक ट्रांसफरर कंपनी में, वही शेयर होल्डर्स एज इट इज क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं किस कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के 90% से ज्यादा की। अगर 90% से कम हुए तो वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, 90% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन फॉर द अमेलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी हु एग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी is discharged by the transferee company wholly by issue of equity shares in the transferee company except that the cash may be paid in respect of fractional shares। इसमें क्या बोला गया है, देखो जब भी कोई कंपनी एक्वायर की जाती है, अमेलगमेट होती है, तो जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है जो बिजनेस को एक्वायर करती है, अमेलगमेट होती है, उस कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है, कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है। और जब मर्जर का केस होता है ना, तो जो कंसिडरेशन होती है ना ट्रांसफर कंपनी का, जो शेयर होल्डर को कंसिडरेशन मिलती है वो होली इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स होना चाहिए, जरूरी है। अदरवाइज कुछ फ्रैक्शनल शेयर है वो कैश में पे हो सकता है, नहीं तो अगर मर्जर का केस है तो वहां पर जो कंसिडरेशन है वो होली इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स ही होनी चाहिए। अगर कैश में हुआ तो वो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है
the business of the transfer company is intended to be carried on after the amalgamation बाय द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब सीधी सी बात है, जो भी बिजनेस होता है एक ट्रांसफरर कंपनी का, वो कौन अपहेल्ड करता है, कौन कैरी आउट करता है, एक ट्रांसफरी कंपनी करती है। फिफ्थ पॉइंट है, नो एडजस्टमेंट्स इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स and liabilities of the transfer company when they incorporated in the financial statement of the transferee company except ensure conformity of the policies। इसका मतलब है कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू ट्रांसफरर कंपनी के केस में होती हैं, वो ही बुक वैल्यूज एज इट इज ट्रांसफर हो जाती हैं ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ट्रांसफरी कंपनी एसेट एंड लाइबिलिटीज को उन्हीं बुक वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करता है, जो कि किसकी बुक में होती हैं, ट्रांसफरर कंपनी के केस में होती हैं। अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज is an amalgamation which does not satisfy any one or more of the conditions specified above। मतलब ये कह रहा है कि amalgamation in the nature of purchase तब कहलाएगा जब इसमें से एक भी कंडीशन जो है वो सीज रहेगी। मतलब एक से ज्यादा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो amalgamation in the nature of purchase माना जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो बेसिकली हमने दो ही मेथड पढ़े थे, एक होता है मर्जर मेथड, एक होता है हमारा परचेज मेथड। मर्जर में क्या होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम परचेज मेथड क्या होता है। अंडर द परचेज मेथड द ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट फॉर द अमैलगमेशन आइदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। मतलब जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है वो किस वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी बुक के अंदर, जो ट्रांसफरी कंपनी है, या तो वो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जैसे हमने बोला था कैरिंग अमाउंट जो होता है ट्रांसफर कंपनी के बुक में एज इट इज वो रिकॉर्ड कर लेती है, या फिर अलोकेट कर देती है द कंसिडरेशन टू द इंडिविजुअल आइडेंटिफिएबल असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ अमैलगमेशन। देखो परचेज के केस में ना कोई कंपल्सरी नहीं होता कि आपको बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही कैरी करे एसेट एंड लाइबिलिटी को, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू पर अपने एसेट एंड लाइबिलिटीज को कैरी कर सकता है। दूसरा मेथड है हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द अमैलगमेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच to account for the amalgamation as if the separate business of amalgamating companies were intended to be continued by the transferee company। इसमें क्या होता है, ये तब होता है जब एक ट्रांसफरी कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को कैरी आउट करने के इंटेंशन में होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज रिजर्व हैं ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू बी रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड इन द सेम फॉर्म एंड द डेट ऑफ अमैलगमेशन। इसमें कंपल्सरी है कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेम वैल्यू पे जो भी एक ट्रांसफरर कंपनी ने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रखे थे। इफ द ट्रांसफरर and the transferee company have conflict accounting policy, uniform set of accounting policy should be adopted following the amalgamation। अगर मान लो लेट से कि अगर दो कंपनियां आपके पास हैं, दो कंपनियां हैं, वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है जिससे उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उन्हें क्या करना होगा, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ अमैलगमेशन की अकाउंटिंग करने के लिए आपको सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। थर्ड पॉइंट इज दैट कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी डिफरेंस आएगा आपका शेयर कैपिटल का, प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी एडजस्टेड। वैसे तो ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि एज इट इज वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा है जैसे रिकॉर्डेड था एक ट्रांसफर कंपनी के केस में, सेम वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ भी डिफरेंसेस आता है, कुछ भी चीजें अगर डिफरेंस आता है शेयर में, तो वो किससे एडजस्ट होगी, हमारी रिजर्व से एडजस्टेड होते हैं।